दोस्तों, आज हम जिस मूवी को आपके सामने लेकर आए हैं वो खुद में ही एक बहुत बड़े सवाल का जवाब है, जिसमें आज के समाज की सच्चाई को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दर्शाया गया है। लेकिन वो आखिर है क्या, ये आप खुद ही इस मूवी को देखकर समझ जाएंगे। सच बताऊं तो ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई और इसके क्लाइमेक्स के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में रहने वाली कलई नाम की लड़की से, जो एक मिडिल क्लास परिवार में रहती है। और आज का दिन कलई के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वहीं कलई की माँ इस बात को लेकर घर में हंगामा करके रख देती है। जैसे सभी मिडिल क्लास में होता है, वैसे ही कलई की माँ उसके पिता से कहती है कि यहाँ वहाँ क्या घूम रहे हो, जल्दी जाओ और नहाकर तैयार हो जाओ। लड़के वालों ने बोला है कि वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ देखो कोई अभी तक तैयार ही नहीं है। फिर वो कलई से भी जल्दी तैयार होने के लिए बोलती है। अब कलई भी बेचारी सीधी सादी लड़की होती है, उसके मन में लड़कों को लेकर घबराहट होती है और एक्साइटमेंट भी। खैर, अब लड़के वाले घर आ जाते हैं और कलई एक भारतीय नारी की तरह तैयार होकर उनके सामने आ जाती है। कलई को इस रूप में देखकर उस लड़के को वहीं उससे प्यार हो जाता है और कुछ देर बाद दोनों आपस में बातचीत करने के लिए बाहर आते हैं। तो वो लड़का कलई से कोई सवाल नहीं करता और कहता है कि तुम मुझे पसंद हो और अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से शर्माते हुए निकल जाता है। अब कलई को ये बात बहुत अटपटी लगती है और लड़के वालों के जाने के बाद वो यही बात अपनी सहेली को बताती है, जिसे सुनकर अब दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल कलई की माँ ने कलई को बहुत कुछ बताया था कि लड़के वाले आएंगे तो उनको देखकर थोड़ा शर्माना, वो काफी सारे सवाल करेंगे तो उनका तरीके से जवाब देना, तेरी चाल ढाल भी देखेंगे तो अच्छे से चलना, वो गाना गाने को भी बोल सकते हैं। मतलब उन्होंने कलई को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी हुई थी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लड़के वाले आए, लड़के ने कलई को देखा और उसे पसंद करके वापस चला गया। मतलब सिलेबस में से कोई क्वेश्चन नहीं आया और कलई को सीधा रिजल्ट मिल गया और इसी बात को लेकर वो थोड़ा परेशान थी। खैर, अब रात हो जाती है, जहाँ हम कलई के माता पिता में थोड़ी नोकझोंक होते हुए देखते हैं। दरअसल बात यह है कि जो लड़का आज कलई को देखने आया था वो निचली जाति का था और ये बात कलई के घर वालों को बाद में पता चली। इसलिए अब कलई की माँ अपने पति से कहती है कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। भला ऐसे कौन शादी करता है, लड़का कास्ट में बराबरी का तो होना चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी अपनी बिरादरी में ही करूंगी। अब कलई के पिता कहते हैं कि लड़का अच्छा खासा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है, उसका परिवार भी अच्छा है, तो इतने अच्छे रिश्ते में आखिर आजकल जात बिरादरी कौन देखता है। लेकिन कलई की माँ एक बात नहीं सुनती और इस शादी के लिए साफ मना कर देती है। अब उन दोनों के इस झगड़े को कलई भी सुन लेती है और मन ही मन दुखी होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अब उस लड़के को पसंद करने लगी थी। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है और हम इस मूवी के एक और नए किरदार नेत्रा को देखते हैं, जो घबराती हुई कोर्ट की तरफ आती है और अपने केस के लिए एक वकील को ढूंढने लगती है। तभी उसकी मुलाकात शशि नाम के एक वकील से होती है। अब शशि नेत्रा को अपने चेम्बर में लेकर आता है, जहाँ नेत्रा अपनी प्रॉब्लम शशि को बताते हुए कहती है कि मेरी अभी कोई संतान नहीं है और ना ही मैं कभी माँ बन सकती हूँ, जिसकी वजह से मेरा पति मुझसे तलाक लेना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। ये सुनकर शशि हंसते हुए कहता है कि बच्चा ना होने पर कौन तलाक देता है, आप फिक्र मत करो, ये केस आप ही जीतोगी, मैं कल ही आपकी पिटीशन लगवाता हूँ। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम मधी और अभि नाम के एक लड़का और लड़की को देखते हैं, जो एक ब्लाइंड डेट पर आए हुए हैं। मतलब ऐसी डेट जहां लड़का और लड़की आंखों पर पट्टी बांधकर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों को शादी से खासी दिक्कत है और ये दोनों शादी ना करके लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। फिर अगले सीन में हम यशवंत नाम के लड़के को देखते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता है और हमेशा अपनी कहानी किसी न किसी प्रोड्यूसर के पास जाकर सुनाने लगता है। आज भी वो यही कर रहा होता है, पर प्रोड्यूसर उसको फिर से रिजेक्ट कर देता है। अब इस बार भी रिजेक्ट होने की वजह से यशवंत काफी दुखी होता है कि आखिर कब तक ऐसे ही तंगी में मैं अपने दिन गुजारूंगा, पता नहीं कब मुझे काम मिलेगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी यशवंत के पास उसकी गर्लफ्रेंड गीता का फोन आता है और वो कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब ये सुनते ही यशवंत के तो होश उड़ जाते हैं। अब यही बात यशवंत अपने एक दोस्त को बताता है, जो उसे अबॉर्शन करवाने की सलाह देता है। खैर, इसके बाद कहानी मधी और अभि पर पहुंचती है, जो अब एक फ्लैट में शिफ्ट
शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ मधि अभी से कहती है कि मुझे शादी नाम से बहुत नफरत है। पता नहीं क्यों लोग शादी करते हैं और फिर पूरी जिंदगी झगड़ने में ही गुजार देते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम कभी शादी ना करें और ऐसे ही लिव इन में एक दूसरे के साथ रहें। अभी भी मधि की इन बातों से एग्री करता है और दोनों साथ में रहने का डिसीजन लेते हैं। इसके बाद वापस हम कलई को देखते हैं, जहाँ आज फिर से लड़के वाले कलई को देखने आए हैं। लेकिन बात यह है कि जो भी लड़के कलई को देखने आते हैं, कलई की माँ सभी में कोई न कोई कमी निकालकर रिश्ते को कैंसिल करती रहती है। कभी उनको लड़का पसंद नहीं आता तो कभी उसकी नौकरी, कभी उसके माँ बाप पसंद नहीं आते तो कभी उसके रिश्तेदार। अब कहानी नेत्रा पर आती है, जिसकी आज कोर्ट में सुनवाई है। यहाँ वो जज से कहती है कि मेरा पति मुझे डाइवोर्स देना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज जज साहब, मेरे रिश्ते को बचा लीजिए। यहाँ जज पहले नेत्रा की मेडिकल जांच करवाने के लिए कहता है और फिर अगली तारीख दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यशवंत की गर्लफ्रेंड गीता को देखते हैं, जो मन ही मन बहुत परेशान होती है कि आखिर कैसे वो इस प्रेगनेंसी से बाहर निकले, कैसे इससे छुटकारा पाए। उधर जिस दिन कलई के घर लड़के वाले आ रहे होते हैं, उसी दिन गांव में किसी बुजुर्ग आदमी की मौत हो जाती है, जिसे सभी लोग शमशान घाट लेकर जाने लगते हैं। तभी कलई के पिता भी उसमें शामिल होते हैं और अर्थी के साथ जाने लगते हैं। साथ ही वो उसमें नाचने भी लगते हैं, जो कि एक तरह का रिचुअल था और ये किसी बड़े बुजुर्ग की मौत पर किया जाता था। तभी लड़के वाले कलई के घर पहुंचते हैं, जिनके आने की खबर सुनकर कलई के पिता भी वहां आ जाते हैं। अब उनको देखते ही लड़के वाले कहते हैं कि आप तो वही है ना जो अभी उस अर्थी के सामने डांस कर रहे थे। आपकी फैमिली क्या यही सब काम करती है? और ऐसा बोलकर वो खुद ही इस रिश्ते को तोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कलई की माँ अपने पति को खूब सुनाती है कि वैसे ही लड़की की उम्र निकली जा रही है और वैसे भी तब से अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जब रिश्ता अच्छा आया तो आपकी वजह से वो टूट गया। ये सुनकर कलई का पिता उस वक्त तो कुछ नहीं कहता, लेकिन रात को अकेले में बैठकर अफसोस कर रहा होता है। अपने पिता को दुखी देख कलई वहाँ आती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं और वो रिश्ता उनकी वजह से नहीं टूटा। कलई के आते ही उसके पिता उससे माफी मांगते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम्हारा रिश्ता टूट गया। लेकिन कलई कहती है कि अरे पापा, आप क्यों माफी मांग रहे हो? जो होना था वो हो गया। वैसे भी आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप माँ की बात को दिल पर मत लो। उधर हम देखते हैं कि मधि के मैनेजर ने उसको कुछ दिन के लिए जॉब से सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वो ऑफिस में टेबल पर पैर रखकर बैठती थी। लेकिन मधि उल्टा अपने मैनेजर को ही सुनाने लगती है, जिस पर वो कहता है कि अगर ऐसे ही करोगी तो जॉब से निकाल दूंगा। इसके बाद हम नेत्रा और शशि को देखते हैं, जहाँ शशि नेत्रा की रिपोर्ट लेकर आता है। वो कहता है कि आपने कोर्ट में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि आप माँ नहीं बन सकती? आपकी रिपोर्ट में तो सब कुछ ठीक है, इसलिए मतलब आपके हस्बैंड में कमी है और आपने ये बात मुझसे छुपाई। आपको ये बात अपने पति को बतानी चाहिए, जो आपको बांझ बोलकर आपसे तलाक ले रहा है। और वैसे भी आपको ऐसे आदमी के साथ रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी आखिर एक औरत को क्या समझेगा? मैं अगली तारीख को अब इसी सर्टिफिकेट को दिखाकर आपको तलाक दिलवाऊंगा। तभी नेत्रा कहती है कि नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए, क्योंकि तलाक के बाद औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये समाज ना तो उसे काम देता है और ना जीने देता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे और मेरे पति को एक करने में आप मेरी मदद कीजिए। मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। उधर यशवंत और गीता अबॉर्शन के लिए परेशान होते हैं। दरअसल गीता को अपनी प्रेगनेंसी का शुरू में पता नहीं चला और अब उसे तीसरा महीना शुरू हो चुका है, इसलिए कोई भी डॉक्टर उसका अबॉर्शन करने के लिए तैयार नहीं होती और इस बात से दोनों बहुत परेशान हैं। खैर, अब कोर्ट में नेत्रा के केस की सुनवाई शुरू होती है, जहां अपने वादे के मुताबिक शशि पूरी कोशिश करता है कि नेत्रा को तलाक ना मिले, लेकिन उसके पति की वकील ऐसा नहीं होने देती। वो कहती है कि जज साहब, नेत्रा में ही कमी है। एक तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और दूसरा अपने पति का ख्याल रखने की जगह वो उससे दिन रात झगड़ा करती है। इस तरह वो वकील नेत्रा के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाना शुरू करती है, जिसे नेत्रा सहन नहीं कर पाती और बीच हियरिंग में ही कोर्ट छोड़कर बाहर आ जाती है। इसके बाद शशि भागकर उसके पीछे आता है और समझाता है कि मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन इस तरह कोर्ट से आना ठीक नहीं। इससे तो आपके पति का केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो तलाक ले लेगा। इसलिए अब आप आगे से ऐसा नहीं करना और जो भी लास्ट में फैसला हो वो आप मुझे बता देना। मैं उसी हिसाब से अब केस को डील करूंगा। उधर एक शाम अभी और मधि एक पब में जाकर चिल कर रहे होते हैं कि तभी अचानक अभी एक रिंग देखकर मधि को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और मधि
मधी भी। लेकिन अगले ही पल वो उस रिंग को लात मारते हुए कहती है कि तुम अपना वादा भूल गए, हमने डिसाइड किया था ना कि हम ऐसे ही रहेंगे और कभी शादी नहीं करेंगे। फिर आखिर ये सब क्या है? बेचारे अभी का इस चीज से दिल टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कलई को, जिसकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा तूफान आ चुका है। दरअसल उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो आज सुबह बाथरूम में ही हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चले गए। अपने दोस्त जैसे पिता को खोकर बेचारी कलई बहुत दुखी होती है। वही तो थे जो उसको समझते थे, उसकी हर बात को सुनते थे, लेकिन आज वो नहीं रहे। उसकी शादी की इच्छा मन में लिए हुए वो इस दुनिया से चल बसे। अब दोस्तों, अगर हम इन चारों लेडीज की जिंदगी को ध्यान से देखें तो आपको इसमें एक पैटर्न दिखेगा। जैसे कलई शादी करना चाहती है लेकिन शादी नहीं हो रही। उधर नेत्रा की शादी हो चुकी है तो बच्चा नहीं हो रहा, जबकि वो बच्चा चाहती है। वहीं गीता के पास बच्चा है लेकिन वो शादीशुदा नहीं है, इसलिए उसे उस बच्चे को गिराना पड़ रहा है। और उधर मधी जो शादी करना ही नहीं चाहती, उसे सिर्फ लिव इन में रहना ही पसंद है। इस तरह जिसको जो चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा, जो जिसके पास है वो दूसरों के पास नहीं। यही मैसेज इस फिल्म की आत्मा है। खैर, अब कोर्ट से आखिरकार तलाक का फरमान आता है और नेत्रा को अपने पति से तलाक ही लेना पड़ता है। इसके बाद वो एक पार्ट टाइम जॉब करने लगती है और साथ में गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी भी करने लगती है ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इस दौरान हम देखते हैं कि शशि और नेत्रा एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और शशि की जानकारी की वजह से ही नेत्रा को वो जॉब मिली होती है। दोनों इस वक्त एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ मधी अभी से बात करती है कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि शादी नहीं करेंगे, तो आखिर तुम शादी क्यों करना चाहते हो? हम दोनों एक साथ रह तो रहे हैं, एक साथ समय भी बिता रहे हैं। रही बात बच्चे की तो वो भी कर लेंगे, लेकिन शादी ही क्यों करनी है? ऐसी क्या बात है? ये सुनकर अभी का दिमाग अपसेट हो जाता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चला जाता है। अब दूसरे दिन हम नेत्रा को देखते हैं जो शशि के घर आई होती है। दरअसल शशि उसे अपनी माँ से मिलवाने लाया होता है। वो कहता है कि ये मेरे साथ काम करती है और एक अच्छी वकील है। शशि की माँ कहती है कि बेटी, एक अच्छा सा लड़का देखकर जल्दी से शादी कर लो। तुम अपना खुद का काम करती हो, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हें एक साथी की जरूरत है। मेरे पति आर्मी में थे, उनके जाने के बाद मैंने अपने शशि और उसकी बहन को पाला है और अकेली औरत के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जल्दी से शादी कर लो। अब शशि और नेत्रा ये सब सुन रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही इस बात पर चुप रहते हैं। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें और बढ़ जाती हैं और दोनों ही एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कलई की माँ को, जो उसको लेकर अपने एक दूर के भाई के पास आती है और उनसे कलई की शादी की बात करती है। वो कहते हैं कि देखो बहन, भले ही हम दूर के रिश्ते में हो, लेकिन तुम मुझे अच्छे से जानती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कलई की शादी मेरे बेटे से कर दो। मेरा खुद का फार्म है और यही मेरे बेटे का काम है। वो अच्छा कमाता भी है, इसलिए तुम्हारी बेटी खुश रहेगी। कलई की माँ फौरन कलई का रिश्ता उससे फिक्स कराती है, लेकिन कलई को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता। रास्ते में वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, वो लड़का अच्छा नहीं है, आपको नहीं पता, कॉलेज में उसको कोई लड़की पसंद नहीं करती क्योंकि वो सभी को परेशान करता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि अब जो भी हो, तुम्हारी शादी उसी से होगी। कलई कहती है कि क्या कह रही हो माँ, जब बाबा थे तब आप पहले इतनी कमियां निकालकर रिश्ते ठुकरा देती थी और आज सब कुछ जानते हुए मुझे इस लड़के के साथ शादी करने के लिए कह रही हो। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे पता है तुम्हारे बाबा हमेशा ठीक थे, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। ये लड़का दहेज भी नहीं लेगा और इसके अलावा मैं किसी को दहेज दे भी नहीं सकती, इसलिए अपने बाबा की इज्जत के खातिर ये शादी कर लो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इस तरह अब कलई ना चाहते हुए उस शादी के लिए मान जाती है, लेकिन दूसरी तरफ गीता और यशवंत की दिक्कतें खत्म नहीं हो रही। उनको अभी तक कोई डॉक्टर नहीं मिला होता जो इस काम को कर सके, बल्कि डॉक्टर्स उनको उल्टा सुना रहे होते हैं कि आप लोग पागल हो चुके हो जो 4 महीने के बच्चे को मारना चाहते हो। ये देख अब दोनों की ही समझ में नहीं आ रहा होता कि आगे क्या होगा। खैर, उधर मधी एक दिन अपने रूम पर अपने एक फ्रेंड को लाती है और उसके साथ सेल्फी लेते हुए ठीक से टाइम भी स्पेंड करने लगती है, जिसको देखकर अभी को उससे जलन महसूस होने लगती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। वहीं रास्ते में यशवंत को एक किन्नर मिलती है, वो उसको कुछ पैसे देता है तो वो किन्नर पूछती है कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो। यशवंत उसको अपनी पूरी कहानी बताता है तो किन्नर उसे एक कार्ड देकर कहती है कि परेशान मत हो, इस एड्रेस पर जाना और मेरा नाम ले लेना,
वो डॉक्टर तुम्हारा काम कर देगी। यशवंत ये सुनकर खुश हो जाता है और वहाँ से निकल आता है। इधर कलई की शादी की तैयारियां होने लगती हैं और वो मन ही मन सोचने लगती है कि आज मेरे बाबा होते तो मेरे लिए कितने खुश होते। और इधर मधी और अभी में झगड़ा होने लगता है। अभी पूछता है कि आखिर वो लड़का कौन था और तुम उसके साथ इस तरह बात क्यों कर रही थी। तो मधी कहती है कि तुम पागल हो गए हो, वो मेरा दोस्त था और काफी दिनों से हम मिले नहीं थे, इसलिए मैं उसको यहाँ ले आई। और वैसे भी तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? बोला था ना हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इस बात पर अभी को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम तलाकशुदा लड़की हो और ड्रग्स लेकर डिप्रेशन में जा चुकी थी और यही वजह थी कि मैं तुम्हारे साथ रहने लगा ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदल सकूं और खुद भी एक जीवन साथी चुन सकूं। लेकिन कल तुमने जो किया वो मुझे ठीक नहीं लगा। इस तरह से दोनों के बीच झगड़ा चलता रहता है। वहीं यशवंत और गीता अब बस में बैठकर उस एड्रेस पर जाने लगते हैं जहां जाने के लिए उनको किन्नर ने एड्रेस दिया था। और उधर हम देखते हैं कि नेत्रा अपने एग्जाम में पास हो गई है और उसकी सरकारी नौकरी भी लग चुकी है। अब यही खुशखबरी जब वो शशि को बताने जाती है तो रास्ते में उसे शशि की माँ दिखती है जो उससे कहती है कि बेटा तुम शशि को भूल जाओ, कल मुझे शशि ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम तलाकशुदा हो और बेटी तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक तलाकशुदा औरत के साथ अपने बेटे की शादी नहीं होने दे सकती। समाज इस बात पर क्या कहेगा? नेत्रा कहती है कि माँ जी मैं और शशि एक दूसरे से प्यार करते हैं और खुद अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। तो उसकी माँ कहती है कि तुम तो छोटा मोटा काम कर रही हो, लेकिन मेरा बेटा वकील है और उसके करियर के सामने तुम्हारा पार्ट टाइम काम कुछ भी नहीं है। अब यहाँ नेत्रा चुप हो जाती है। वो अपनी सरकारी जॉब के बारे में कुछ नहीं बताती और कहती है कि माँ जी इस बारे में आप एक बार शशि से बात कीजिएगा, अगर वो मना करेगा तो मैं चली जाऊंगी। तभी शशि की माँ उसे फोन दिखाते हुए कहती है कि देखो शशि अभी भी फोन पर है और तुमसे कुछ नहीं कह रहा, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए अब तुम मेरे बेटे से दूर हो जाओ। मेरी भी एक बेटी है जिसकी मुझे शादी करनी है, मेरी बात को समझो। अब नेत्रा यहाँ शशि को फोन पर आवाज तो देती है लेकिन शशि उस तरफ से कुछ नहीं बोलता। हालांकि हमें ये नहीं पता कि दूसरी तरफ शशि था या नहीं, लेकिन नेत्रा मान लेती है कि शशि कुछ बोल नहीं पा रहा, इसलिए वो कहती है कि ठीक है माँ जी मुझे माफ कर दीजिए कि आपको मेरी वजह से ये सब देखना पड़ा। मैं आज के बाद आपके बेटे से कभी नहीं मिलूंगी। और ऐसा बोलकर रोते हुए नेत्रा वहाँ से चली जाती है कि कलई अपनी शादी वाले दिन अचानक एक तरफ जाकर बैठी होती है तो उसकी माँ उसको ढूंढते हुए वहाँ आती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटा, जिस पर वो बताती है कि उसका मेंस्ट्रुअल टाइम शुरू हो चुका है। अब इस वजह से वो मंदिर में तो नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी उसकी माँ उससे कहती है कि ये बात किसी को मत बताना। जिसके बाद वो कलई को मंदिर के अंदर शादी के लिए ले जाती है। इस तरह अब कलई की शादी हो जाती है। वहीं मधी अभी से झगड़कर हाईवे पर आ जाती है क्योंकि वो इतना डिप्रेस हो जाती है कि खुद को खत्म करने का डिसीजन ले लेती है। और दूसरी तरफ गीता का भी सेफली अबॉर्शन हो जाता है जिसके लिए वो बहुत लंबे समय से परेशानी में थी। अब ये चारों कहानियां यही एंड हो जाती हैं। लेकिन एक मिनट, इस कहानी का आखिर क्लाइमेक्स क्या है? तो अगले सीन में हम कन्नागी नाम की एक लेखिका को देखते हैं जिसने ये चारों कहानियां अपनी एक किताब में लिखी थी और इस वक्त उसका इंटरव्यू चल रहा था। अब इन चारों कहानियों को सुनकर वो लोग पूछते हैं कि मैडम इसका एंड क्या है, आखिर उन चारों का आगे जाकर क्या हुआ? कन्नागी इस बात का कोई जवाब ना देते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है और तभी एक जर्नलिस्ट लड़की उसके पास आकर कहती है कि मैम प्लीज आप मुझे बताइए कि उन चारों लड़कियों का आपकी कहानी के हिसाब से क्या हुआ? तो कन्नागी उसे बताती है कि वो चारों लड़कियां असल में अलग अलग है ही नहीं, वो एक ही लड़की की कहानी है और वो लड़की खुद मैं हूँ, मैं ही कलई हूँ जिसे उसके पिता एक लेखिका बनाना चाहते थे, लेकिन उनके मरने के बाद मेरी शादी मेरे मामा के लड़के के साथ करा दी गई। उसके और मेरे बीच दूसरी औरतों को लेकर झगड़े होते थे, इसलिए उसने मुझसे तलाक ले लिया। फिर मैंने जिससे प्यार किया उसकी माँ ने मुझे उसे छोड़ने के लिए कहा तो मैं अपने काम के साथ साथ डिप्रेशन में चली गई। फिर मुझे एक लड़के से प्यार हुआ तो मैं उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी और फिर एक दिन में प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद मेरा अबॉर्शन हुआ। अब मुझे पता है कि मेरी कहानी में मेरा बहुत दोष है, मैंने काफी गलतियां की हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या शुरू में मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह से मैं ऐसी बनी या लोगों ने मुझे ऐसा बनाया? यही जवाब मैं आज तक ढूंढ रही हूँ, इसलिए इस किताब में मैंने कोई अंत लिखा ही नहीं, सब कुछ पढ़ने वालों के ऊपर छोड़ दिया। और दोस्तों इसी के साथ इस शानदार कहानी का होता है दी एंड। तो दोस्तों आपको क्या लगता है
कि क्या कन्नागी के साथ जो कुछ हुआ और बाद में उसने जो कुछ किया उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो खुद या दूसरे लोग? आप अपने जवाब मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।